हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी सकुशल होंगे, पढ़ रहे होंगे और बढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ आपकी एग्ज़ाम करीब आ रही है, तो आई थिंक आप लोग थोड़े डरे हुए भी होंगे। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका अपना एजुकेटर और उनकी टीम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। जैसे जैसे अभी आप वो जाके हमारे प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो लगातार 10th की जो भी सीरीज है वो अपलोड होती जा रही है, जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। और मैं जैसे कि आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी है, और उस चैप्टर से कितनी पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। वो आप जाके देख सकते हो। और साथ ही साथ आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिल्कुल आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। आपको बस उसे आंख बंद करके समझना है, पढ़ना है, और भाई एग्जाम में जाके बस लिख के आ जाना है। तो चलते हैं यार पढ़ने। और पढ़ने से पहले हम आप सभी से विनती करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और सबसे बड़ी जरूरी बात, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले यार। क्योंकि देखो यार, हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आपकी वीकनेस का पता लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो हम ऐसे काम करते चले जाएंगे, आपकी वीकनेसेस हमें पता नहीं लगेंगी, तो फिर हम ऐसे ही बिना मतलब की चीज़ें भी काफ़ी बार दे देंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको ना कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ कमेंट करना तो भूलना ही मत यार। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना। और साथ ही साथ जो दोस्त आपके नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर अभी नहीं जानते हमारे अपने एजुकेटर प्लेटफॉर्म के बारे में, तो उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी हमारे दिए गए सुविधाओं से लाभ लाभ उठा सके और पढ़े यार। वैसे भी 10th से जितने भी अनवार्ड होगी, या फिर थोड़ी मेडिकल क्षेत्र में हो, या फिर इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, या फिर ऑनर्स पेपर हो, ऑलरेडी हम इस पर बिल्कुल काम करेंगे यार। आपको आगे की पढ़ाई के लिए ना बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि आपको कहीं पे करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं करना। आपको आना है बस यहाँ पे, बस आपको यार टाइम पे करना पड़ेगा। तो प्लीज़ टाइम पे करना और कंटिन्यू बने रहना यार। चलते हैं हम। तो गाइज हम फाइनली आ गए हैं सब्जेक्टिव एग्जाम। चलते हैं देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली बिहार बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। ऐसे आप आंख मूंद के विश्वास कर लो, ये क्वेश्चन आने वाला ही है। ऐसे आप जाके प्रीवियस बहुत 5 ईयर या 10 ईयर्स का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछी गई है, जिससे आपको विश्वास हो सकता है कि हाँ ये क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंट है। और कुछ ज़्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन का को यहाँ पे हम देखेंगे और बिल्कुल समझेंगे। और बिल्कुल आपको वैसे पढ़ के जाना यार, लिख के आना। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। केमिकल रिएक्शन एक केमिस्ट्री के किस चैप्टर से है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण से है। और देख लो यार कितनी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के द्वारा समझावे। संयोजन अभिक्रिया, यार संयोजन अभिक्रिया यहाँ पे बोल रहा है ना, संयोजन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर एक नए भिन्न गुण वाला पदार्थ या यौगिक का निर्माण करता है। यार जैसे कि हमने अपने लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ था संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो यार जब मान लो कि रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक पार्टिसिपेट करते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मान लो कि ये दो पदार्थ हुए, एक ये हुआ, एक ये वाली पदार्थ हुई। जब दोनों को हमने अभिक्रिया कराया, एकजुट हुए और एक नए पदार्थ का निर्माण किया, और एक इसका गुणधर्म पहले वाले गुणधर्म से डिफरेंट है, ठीक है। तो वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया, मतलब संयोग, जो आपस में योग से बना हो उसे संयोजन कहते हैं, ठीक है। वैसी अभिक्रिया जो आपस में संयोग से बना हो उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं, और बनने के बाद एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करती हो। जैसे कि घर का बनना भी हुआ हमारे, इसमें एक से अधिक पदार्थ का यूज होता है। जब बन के तैयार होता है तो एक अलग रूप रंग में तैयार होता है ना, तो एक आप एज ए प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो संयोजन अभिक्रिया का ही प्रकार में, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी देखते हैं कि करके ना। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना भी होता है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? चूना पत्थर का निर्माण करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पाद करता है, जो एक नए नए गुणधर्म वाला पदार्थ है। अब देखो यहाँ पे दो अभिकारक है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ है, जुट के एक तीसरे नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, जो भाई दूसरी वाले से ना, पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है उनका, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? फिर बिना बुझा हुआ चूना जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? चूना, बुझा हुआ चूना बनाता है, जिसका उपयोग हम लोग घर में सफेदी के लिए करते हैं, कलर वलर कराते हैं तो उजले कलर का, तो इसमें यूज होता है। हाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है इसमें से आप पहचाने, तो आप ध्यान देना। और कैसी उसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखी कितनी बार आ जाता है, तो आप देख लेना भाई। अब तीसरा बोलता है, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये भी एक नए एक गैस का निर्माण करता है,
जब दो धातु, मान लो कि कार्बन तो एक क्या हुआ, धातु हुआ, ऑक्सीजन चलो एक गैस है, ठीक है, लेकिन ये क्या करके दोनों अभिक्रिया करते हैं तो एक गैस का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग श्वास जब लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन। वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण द्वारा समझाएं, ठीक है। अब वियोजन अभिक्रिया देखते हैं क्या बोल रहा है। वियोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक रासायनिक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। अच्छा, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में यार देखा हुआ है, वैसे मैं आप लोग से विनती करूंगा, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा ना तो जाके देखना, लेक्चर की पूरी एक्सप्लेनेशन हमने वहां पे दे रखी है। अब यहाँ पे बोलते हैं ना, जब कोई पदार्थ, मान लो एक पदार्थ हुआ ना, ये पदार्थ जब टूट के, जब दो या दो से, अभी एक पदार्थ है देखना, ये टूटेगी तो हो सकता है भाई कि एक से ज्यादा भाग में बटे, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे तो उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। मान लो कि यहां से मैंने तोड़ा, ठीक है, ठीक है, ये क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया हुआ, ये क्या हुआ, टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण किया। मान लो यहाँ से और तोड़ दें हम, ठीक है, वियोजित हो गया, अपघटित हो गया। तो डिपेंड करता है ना कि वो रासायनिक अभिक्रिया कितने भागों में टूटने वाली है, ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट संयोजन अभिक्रिया का ही है ना, जब बिना बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। वहीं सेम विपरीत जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाएगा, अब देखो यार, या तो ऐसे रसायन की भाषा में हम समझेंगे तो वियोजन अभिक्रिया तीन तरीके से ही होती है, या तो उसको गर्म करो, ठीक है, या तो उसको प्रकाश, सूर्य की प्रकाश दो, या तो उसको विद्युत दो, तभी अब घटित होगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम तोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता भाई, ये भाई ऐसे हम बोल लेते हैं, ऐसे आप कहते हैं अपने भाषा में, बाकी ऐसे नहीं होता। इसको क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, या फिर विद्युत धारा देनी पड़ती है, या फिर तीसरा क्या होता है या फिर इसके लिए सूर्य की प्रकाश देनी होती है, तो ये अपघटित होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वियोजित हो जाता है जब गर्म करते हैं तो किसमें कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, जो एक गैस है, ठीक है। अब बोलते हैं फिर यहाँ पे आ रहा है, हरे रंग के फेरस सल्फेट के रवे को गर्म करने पर उसका हल्का हरा रंग लुप्त हो जाता है, ऐसा रवा जल के निकल जाने के कारण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं क्या बोलना चाहता है। जब फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट के साथ क्या है, जल का 7 भाग है, ठीक है। जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने पे क्या हो रहा है, ये 2 भाग में बट रहा है, कितने भागों में, 2 भागों में बट रहा है। एक तो क्या हो रहा है, FeSO4 बना रहा है, फेरस सल्फेट बना रहा है, और एक क्या बना रहा है, जल बना रहा है। और इसका हरा रंग क्यों लुप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अटैच है, देखो ये भाई यहाँ पे क्या है, जल का 7 भाग इसमें है, और गर्म करने के बाद क्या हो रहा है, जल हट जा रहा है, मतलब फेरस सल्फेट से अलग हो जा रहा है, जिसके कारण इसका रंग हल्का हरा रंग विलुप्त हो जाता है। अधिक गर्म करने पर यह काले रंग का फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। अब देखो यार, अब फेरस सल्फेट को जब हम क्या करते हैं ना, जब ज्यादा गर्म करते हैं, अत्यधिक गर्म करते हैं, तो उसका वो क्या करता है, एक ब्लैक कलर में, काले रंग में परिवर्तित हो जाता है, और फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और साथ ही साथ क्या बनाता है, फेरस डाइऑक्साइड बनाता है, और फेरस ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये कब होता है, जब फेरिक सल्फेट को अधिक गर्म करते हैं, किसको गर्म करते हैं, फेरिक सल्फेट को अधिक गर्म करते हैं, फेरस सल्फेट को अधिक गर्म करते हैं, तो क्या होता है, काले रंग में परिवर्तित हो जाता है, और फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और साथ ही साथ फेरस डाइऑक्साइड और फेरस ट्राइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं लेड नाइट्रेट को वैसे ही क्या कर रहे हैं यार, देखो पिछली बार हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आ रहा था कि हम जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, ये आ रहा था, ठीक है। और उसका रंग क्या होता है, कैसे जब जलाते हैं तो किस कलर की धुआं निकलती है, 2 तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो भूरे रंग का धुआं निकलता है, किस कलर का, भूरे रंग का धुआं निकलता है, और साथ ही साथ कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। अब देखो AgCl है, ठीक है। अब AgCl को गर्म करते हैं तो ये बोल रहा है कुछ नहीं करता है, ये अपना जो भी पदार्थ है ना, जो संयोग करके बना हुआ है, वो अलग अलग हो जाते हैं, प्रत्येक धातु अलग अलग हो जाता है। जैसे Ag अलग हो गया, सिल्वर अलग हो गया, और क्लोराइड अलग हो गया। नहीं बोल रहा है कि अपना अलग अलग होकर दूसरा रंग का धातु बना, सिल्वर ऑक्साइड, इसका रंग दूसरा हो जाता है, किसका, सिल्वर का, ठीक है। जिस कलर का होता है उस कलर में परिवर्तित हो जाता है यार, इसमें कुछ नहीं है। अब बोल रहा है सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में अपने तत्व में विघटित हो जाता है। अब देखो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, जब हम इसको सूर्य के प्रकाश देते हैं, कब, सूर्य के प्रकाश, जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, ये अपना तत्व में अलग अलग हो जाता है। अब मान लो कि जैसे कि हम रेता लेते हैं, बालू लेते हैं, उसको क्या करते हैं, जब छानने लगते हैं तो जो उसमें का कीटी होता है ना,
जो कंकड़ होते हैं वो अलग हो जाते हैं, रेत अलग मतलब बालू अलग हो जाता है। वैसे ही बोल रहा है कि जब वहां पे भी हो रहा है, कौन, जाली के कारण हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, सूर्य के प्रकाश के कारण हो रहा है, अलग अलग, ठीक है। और इस अभिक्रिया को कौन सी, सिल्वर ब्रोमाइड वाली अभिक्रिया को का उपयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ठीक है। श्याम देख लो यार, आता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यूज होने वाली अभिक्रिया, एक तो वियोजन वाली अभिक्रिया यूज होती है, और कौन सी, सिल्वर ब्रोमाइड, कौन सी, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। तो अपने चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण द्वारा समझाएं। चलते हैं, अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, क्या हो, उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो। अर्थात जब हमें उत्पाद प्राप्त हो, जब ऐसे दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करें तो हमें तो एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ तो मिले ही, और साथ ही साथ उसके द्वारा हमें कोई ऊर्जा, किसी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम देखते हैं एग्जांपल, जब क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जब धातु ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन एक गैस है उसके साथ अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ ही साथ ऊष्मा भी निकलता है। क्या निकलता है, ऊष्मा। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे ऊष्मा निकल रही है ना, क्या हुआ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जांपल है, क्योंकि ऊष्मा क्या होता है, एक ऊर्जा के रूप में होता है। ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा के रूप में होता है। वैसे ही है जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड वाला जैसे जानते हैं हम श्वसन को, एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्यों, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो इसी का एक एग्जांपल है। अब देखिए जैसे मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, मीथेन का होता है CH4, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ ही साथ ऊर्जा की भी उत्पत्ति होती है, जिसके कारण इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब जैसे जानते हैं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। वसन और पाक सब्जियों, वनस्पति द्रव्य का अपघटन होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अर्थात जैसे कि हम खाना खाते हैं उसका कंपोस्ट बनना, पचना, पाचन तंत्र में जब होता है ना, वो एक रासायनिक मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया के तौर पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में गिना जाता है, इसको काउंट किया जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के तहत रखा गया इसको। हमारे साग सब्जियों को अपघटित हो के वासा में कंपोस्ट बनना कैसी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इस तरीके में रखा गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण द्वारा समझाएं। अब तो था यार बहुत डाउट हो रहा है। हमने पढ़ा पहले कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक उसके विपरीत पढ़ा वियोजन अभिक्रिया क्या है। अभी सर आप पढ़ा रहे हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, अभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताइए, ठीक है। हम मानते हैं संयोजन में वही दो पदार्थ मिलते हैं, वियोजन में टूटते हैं दो या दो से अधिक भागों में, और ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और ऊष्माशोषी में क्या होता है यार, जैसे ऊष्मा का शोषण होना, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की लागत हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता हो, ऊर्जा की आवश्यकता हो, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं। अगर यार आप नहीं देखे हो ना तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप मेरे फर्स्ट लेक्चर में जाओ और देख लो, बिल्कुल मैंने पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है, बिल्कुल और शॉर्टली। तो प्लीज आप जाके देख लेना एक बारी, ताकि आपका जितना भी डाउट है क्लियर हो जाए। अगर फिर भी रिमेंस डाउट रहता है तो आप कमेंट करना, मेल करना या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर देना मुझे, ताकि मैं आपकी डाउट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सकूं, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखा हुआ है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का शोषण होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप मतलब अभिक्रिया हो रही होती है, उसमें क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऊष्माशोषी अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, अब देखो यार नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे चिप्स ऑफ वाली पैकेट वाली जितनी भी हम सामान खाते हैं जो पैक्ड होती है, उसमें देखते हैं हम एक फुली होती है, सामान बहुत कम होता है, उस फुली होती है। किसके कारण होती है, नाइट्रोजन गैस के कारण होती है, क्योंकि हम नाइट्रोजन गैस को उसमें डालते हैं कि वसायुक्त जो भी सामान होता है ना वो खराब ना हो, ठीक है। तो भी गैस होती है। ऑक्सीजन हम लेते हैं ऐसे श्वसन के तौर पे, सांस के तौर पे लेते हैं, तो क्या है, वो भी गैस है। और जब अभिक्रिया भी होता है तो क्या बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, जो भी एक गैस है, ठीक है, वो भी एक गैस है। अभी इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए हमें क्या होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता हो तो उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यार चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम रियल एंटिटीज में देखते हैं, सोलर होता है हमारा, सोलर चार्ज होता है। कैसे चार्ज होता है, सूर्य से प्रकाश लेता है तो फिर ग्रहण कैसे करता है, ऊष्मा का शोषण करता है वो, और उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है,
ठीक है, तो इससे आपको क्या पता लगता है, ऊष्मा का शोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि रेता रखा हुआ है, अर्थात बालू रखी हुई हो, वहाँ पे हम कुछ देर तक पानी पटा देते हैं, मतलब पानी गिरा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यार कुछ देर के बाद जब धूप वूप लगता है तो बिल्कुल सूखा सूखा सा हो जाता है, जैसे पहले था वैसे रंग आकृति स्वरूप में आ जाता है। क्यों आ जाता है वैसे, क्यों क्यों आ जाता है, या फिर थोड़ा सा निशान रह जाता है, पर क्यों होता है वैसे, वो भी उसको, उस गीलेपन को सुखाने के लिए ना ऊष्मा का शोषण करता है, ऊष्मा का शोषण करता है, उसको सुखाता है। जैसे हमारे कपड़े का सूखना क्या है, ऐसे ही सूख जाता है, हवा भी लेता है, हवा से भी कपड़े सूखती है, पर वैसे नहीं सूख पाती जितना कि हम प्रकाश से सुखा पाते हैं। तो ये ऊष्माशोषी की अभिक्रिया, जैसे हम ये रियल लाइफ एग्जांपल में समझ रहे हैं, इसका ये नहीं है, ये समझने के लिए था। केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, जो भी रिएक्शन होगा ना उसमें धातु के साथ खेलना होता है, धातु धातु और गैस के साथ एक्सेट्रा के साथ खेलना पड़ता है। अर्थात जितनी भी हम प्रेडिक्ट टेबल में धातु पाए जाते हैं, धातु पाए जाते हैं, क्रिय गैस हो अक्रिय गैस हो, उनके साथ हम खेलते हैं इसमें रसायन में। अभी नहीं कि रियल एंटिटीज है तो हम उसके साथ खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए आप सबके लिए इतना ही था। और नेक्स्ट जितने भी रिमेंस क्वेश्चन बचते हैं हमारे और हमारी टीम द्वारा नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर में लाई जाएगी। आपको ये डरने नहीं है कि इतने क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट चैप्टर से, ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी बची हुई है, जैसे कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे, बहुत सारी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करें कैसे करें। तो ये सारी क्वेश्चन आएगी अभी आपके लिए, जो मछली एग्जाम में आती है, तो आपको डरना नहीं है, हम लेके करके क्वेश्चन लाएंगे। अभी आपके लिए इतना ही लेके आए हैं ताकि आप ज़्यादा डाइवर्ट ना हो और सही तरीके से पढ़ लो, समझ लो। तब तक के लिए यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना कि आप नेक्स्ट, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन भूल रही होगी या फिर मैं नहीं कर पाता हूँ तो आप कमेंट कर देना मुझे, ताकि मैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल समझा सकूँ और नोट्स के साथ दे सकूँ यार। और ये आपको इस लेक्चर की जितनी पीपीटी है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से ले लेना। और बिल्कुल फ्री है यार। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और अपने सारे दोस्तों के लिए के पास अपडेट कर देना, ताकि हमारी आवाज़ उन तक भी पहुँच पाए और हम उनके साथ भी जुड़ पाए। और यार सबसे बड़ी बात है कि हम आपको यहाँ पे 10th की ही नहीं, आपकी आने वाली आगे जैसे कि ऑनर्स की हो और बीएससी वगैरह, जैसे इंजीनियरिंग की टेक्निकल नॉलेज हो या फिर कुछ मेडिकल क्षेत्र की भी नॉलेज शेयर करेंगे आपको, जिस डाइवर्सिटी नहीं होगी अपने करियर पाथ चूज करने में। ठीक है, तो प्लीज़ आप जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए इतना ही, बाय, ठीक है, मिलते हैं एक नए सीरीज में नए जोश के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।